हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा जो अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, वो जरूर देख लें। पहला हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से मतलब ये है कि ये एज्यूम किया जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कहीं बंद नहीं होगा। हमारा इस कंसेप्ट की तरह है। और जिसमें जो है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि डिप्रिसिएशन जो है हर साल चार्ज किया जाता है कंटिन्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर फिक्स एसेट्स अगर हम परचेज किए हैं, फिक्स एसेट्स हैं और उसका अगर 10 साल उसका लाइफ है, तो हम हर साल जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर ही हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, जिसके कारण जो एसेट्स का जो फुल वैल्यू हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और और ये जो और सेकंड एग्जांपल है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ये होता है कि आउटसाइडर्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, ये ज्यूम करते हैं कि हमारा ये बिजनेस जो है बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, इसी कारण वो एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं वो बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। और सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कह रहा है कि कंपनी को बिजनेस को जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जो मेथड होगा वो जो है हमेशा जो है कंसिस्टेंट रूप से वो फॉलो करना चाहिए। एक साल के बाद एक साल कंटिन्यू होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं एक साल में, तो नेक्स्ट ईयर भी हमको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना होगा। जिसके कारण जो है हमारा जो हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट जो कैलकुलेट होगा, वो ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन मिल सके स्टेक होल्डर को। और थर्ड कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। ये कह रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, वेदर जो है कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल ट्रांजेक्शन हुआ वहाँ, तो कैश रिसीव हुआ या नहीं वो मैटर नहीं करेगा। अगर सेल हो गया तो ये ट्रांजेक्शन को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। और उसका अपोजिट अगर एक्सपेंस हो रहा है कहीं, अगर पेमेंट किए या नहीं किए ये मैटर नहीं करेगा, बस एक्सपेंस इनकर्ड हुआ तो हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारा फिफ्थ नंबर है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि जो बिजनेस जो है ये एक सेपरेट यूनिट है ऑनर से, क्रेडिटर से और मैनेजर से। और जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे वह ऑनर से मर्ज नहीं होंगे, वो दोनों का सेपरेट बुक होगा। और इसी कंसेप्ट को ये कहता है कि अगर ऑनर ने अगर गुड्स को विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो वो हो जाएगा ड्राइंग्स हो जाएंगे। और वही अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए विड्रॉ हुआ है तो वो हो जाएंगे एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। इसीलिए जो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक जो है एक्सपेंस है, ये क्या करता है, इससे जो कैपिटल है ये रिड्यूस होता है बिजनेस का, क्योंकि ऑनर को पे करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऑनर का कैपिटल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि उसने वो इन्वेस्ट किया है। फिफ्थ नंबर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को हम इंक्लूड करेंगे जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। और सिक्स नंबर ये कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कहता है कि हर बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड में जो है सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। और जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। सेवंथ पॉइंट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। ये कह रहा है कि हम एसेट्स को है उसके कॉस्ट वैल्यू, यानी जिस पे हम एक्वायर्ड किए थे उस बेस पे हम उस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2010 में कोई बिल्डिंग है, उसको हम 20 लाख में परचेज किए थे, एक्वायर्ड किए थे, और इसका 2022 में ये 60 लाख हो गए हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमको जो पुराना वाला कॉस्ट कंसेप्ट है, जो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे, इसी को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है डिफिकल्ट होता है एसेटेड करना, मालूम करना, और उसका जो वैल्यूशन होगा वो हमेशा चेंज होते रहते हैं मार्केट वैल्यू। और कोई भी अगर एक्सपर्ट है वो अगर मार्केट वैल्यू अगर कोशिश करेगा जानने का, कैलकुलेट करने का, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसीलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को ही लेके चलेंगे, यानी जब हम इसको एक्वायर किए थे, क्योंकि इस पर पहले से डिप्रिसिएशन हर साल लगेगा नहीं, जिसके कारण इसका जो वैल्यू है ऑटोमेटिक रिड्यूस होते जाएगा हर साल। और हमारा डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट ये कह रहा है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होगा उसका 2 इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जिसमें आ जाएंगे जैसे एसेट्स हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है लायबिलिटी प्लस
कैपिटल। और अगर मान के चलिए अगर कोई बिजनेस है, वो अगर 20 लाख से स्टार्ट किया है अपना कैपिटल मतलब बिजनेस, और अगर उसने 5 लाख लोन लिया हुआ है, तो हमारे जो टोटल एसेट्स हो जाएंगे 25 लाख। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका हमको 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, हमारा ये कहता है इसमें। सो अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट मस्ट भी क्रेडिट हो, यानी एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा। और इसका जो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हमको कैपिटल कैलकुलेट करना हो जाएगा, कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। हमारा एसेट्स हैं 25 लाख और हमारा लाइबिलिटी है 5 लाख, तो हमारा कैपिटल हो गया 20 लाख। हमारा 9th नंबर है रेवेन्यू रिकग्निशन रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कहता है कि रेवेन्यू को रिकग्निशन जो है रिकॉग्नाइज उस समय करेंगे जब ऑनरशिप या टाइटल ऑफ द जो ऑनर होगा वो ट्रांसफर होगा, उस समय हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइजेशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर फर्म है, उसने अगर 1 जनवरी को ऑर्डर मिला उसे सप्लाई करने का गुड्स को, और उसने 20 अप्रैल को उसने सप्लाई किया गुड्स को, यानी इसका टाइटल जो है गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है 20 अप्रैल को, तो जो रेवेन्यू रिकग्निशन होगा 20 अप्रैल का। और मान के चलिए इसका जो पेमेंट आया दूसरे जिसने ऑर्डर दिया था उससे पेमेंट आया 1 जून को, तो हम जो है जब कैश रिसीट किए हैं उससे मतलब नहीं है, इससे मतलब रहेगा कि कब हम ऑनरशिप जो है गुड्स का कब ट्रांसफर हुआ है, सप्लाई किए हैं 20 अप्रैल को, तो हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन जो है हमारा 20 अप्रैल को हुआ है। और हमारा 10वां कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। ये कह रहा है कि जितने भी रेवेन्यू होंगे, ठीक है, प्रॉफिट होंगे, तो उसके साथ साथ जो कॉस्ट होंगे उसको भी मैच करना होगा। अगर हम कोई रेवेन्यू उसको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो एक्सपेंस हो रहा है उसको भी हमको वहाँ शो करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उस पर्टिकुलर पीरियड में। सो हमारा क्या होगा कि जो कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट को जो है हमको मैच करना होगा रेवेन्यू के साथ। इसका बेसिक फंडा यही है। और 11वां नंबर है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये कह रहा है कि जब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका जो है एक ऑब्जेक्टिव मैनर होना चाहिए और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कोई अपना व्यक्तिगत जो पक्षपात इसमें नहीं होना चाहिए, और या तो कोई मैनेजमेंट ना करे या ना अकाउंटेंट करे उसको प्रिपेयर करने में। और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स जैसे कैश वाउचर्स, मेमोज, इनवॉइस, ये सब उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में। ये हमारा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये भी अकाउंटिंग कंसेप्ट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन एक कस्टम और जनरल प्रैक्टिस होता है जो जनरल एग्रीमेंट या अकाउंटेंट के थ्रू जो है अडॉप्ट किया जाता है। इसका जो कुछ कंपेरिजन है इसमें हम जानेंगे क्या अंतर है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में। ये जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट एक तरह का रूल होता है, अकाउंटिंग रूल होता है जिसको फॉलो किया जाता है जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनल अकाउंट को। ये क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है, जब जो है इसको जो है अकाउंटिंग बॉडीज जो है यूज किया जाता है जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस समय इसे अकाउंटिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं। ये क्या है एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ये है कि मेथड और प्रोसीजर है। और ये जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग बॉडीज होते हैं वो बनाते हैं। और ये जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस के थ्रू बनाया जाता है। और कंसर्न जो है इसका मेन काम होता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मेंटेन करना अकाउंट के समय, और होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। जब प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट करते हैं उस समय अकाउंटिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं। उसमें जो है पक्षपात जो है बायसनेस पॉसिबल नहीं होता है, और इसमें पॉसिबल है क्योंकि ये अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट डिफर करता है। हमारा पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कि जितने भी सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड किसी भी इंटरप्राइजेस के, उसको जो है पूरी तरह डिस्क्लोज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है, यानी जो फ्यूचर में जो लायबिलिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई केस चल रही है कंपनी पे, वो सब रिलेटेड हो गए। और कोई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये हो गए। और थर्ड है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉसिबल नहीं है शो करना, तो उसको हम फुटनोट्स में हम इसको शो कर सकते हैं, जिससे कि जो क्रेडिटर हो गए, इन्वेस्टर्स होंगे, ये सब जान सकेंगे। और हमारा दूसरा है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। ये कह रहा है कि जितने भी जो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है किसी आइटम का, उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम क्या करेंगे, जो अनइम्पोर्टेंट आइटम है यानी जिसका वैल्यू बहुत कम है, उसको हम दूसरे आइटम के साथ या उसको हम
लेफ्ट आउट कर देंगे, यानी इसको हम छोड़ देंगे, उसको मर्ज नहीं करेंगे, जिसके कारण हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है फेयर अच्छा मतलब वो रिप्रेजेंट हो सके और उस पर जो है अननेसेसरी अनावश्यक जो है ओवरबर्डन ना पड़े कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी में। सो इसका सिंपल रूल ये है कि जितने भी जो इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण नहीं है उस आइटम का किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जो सिग्निफिकेंट है सिर्फ उसी को, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमारा थर्ड नंबर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये कहता है कि जितने भी नॉन लायबिलिटी होंगे और लॉसेस होंगे उसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे, और जितने भी अनरियलाइज्ड गेन होंगे उसको हमको इग्नोर करना है। इसका सिंपल यही रूल है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई बैड डेप्ट है, यानी जो मिलने वाले थे डेटर से वो नहीं मिला, यानी वो बैड डेट हो गया, तो उसके लिए हम जो है प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने भी नॉन लायबिलिटी है उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। और जो अनरियलाइज्ड गेन हो गया, यानी हम फ्यूचर में हम फर्म को प्रॉफिट हो सकता है, उसका इनकम बढ़ सकता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अनसर्टेन होता है, इसलिए इसे इग्नोर करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं जल्द ही न्यू टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।